हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ बड़ी में। गाइस, आज इस हम वीडियो में देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी कि कॉम्फेड के लिए आपका जीके जीएस का मॉक टेस्ट 13। जी दोस्तों, ये 13वां मॉक टेस्ट होगा। अगर आपने बाकी के सभी मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, उसमें देख लीजिए। और नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे आपको क्लिक करके आपको सारा मिल जाएगा वीडियो का लिंक, जो कि एक प्लेलिस्ट ही है पूरा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो आइए, तो गाइस पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ओबरा बांध, जो ओबरा बांध है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ओबरा बांध आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बिहार का जॉब है, तो आपसे बिहार झारखंड का पूछा जा सकता है। तो ओबरा बांध जो है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। जो फ्लोराइड प्रदूषण है उस मुख्यतः क्या आप किसको प्रभावित करता है, कौन से हमारे शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो ये हमारे दांतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो गाइस, आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जो है 2 जुड़ गए हैं, तो अब कितने हो गए हैं, टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी हमारे वर्तमान भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर राज्यों की बात कर ले तो अब हमारे भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बेरोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। तो भारत में बेरोजगार और बेरोजगारी का आकलन करने वाली जो संस्था है वो है आपकी एनएसएसओ है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस त्वचा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो मानव शरीर में किस तत्व का, सॉरी यहाँ पे तत्व लिखा हुआ है, मैंने त्वचा पढ़ लिया था, यहाँ पे तत्व है। तो निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो ये सबसे अधिक होता है हमारे ऑक्सीजन, हमारे शरीर में होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी या फिर किसने दी थी। तो ग्रीन हाउस गैस की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी। तो ये आपके फ्यूरियर थे। ठीक है, जोसेफ फ्यूरियर थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोसेफ फ्यूरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मनाया जाता है आपको 22 मई को। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। तो कौन सा मंत्रालय जो है विदेश व्यापार नीति से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो ये है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है वो विदेश व्यापार से भी संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य कौन सा है, यानी कि आपका यूनियन टेरिटरी पूछा जा रहा है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बताना है आपको। तो जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अब। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा बन गया है अब। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी। तो किस समिति द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी एलएम सिंधवी समिति द्वारा। एलएम सिंधवी समिति द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहीं पे 13वां क्वेश्चन अगर देखें आप लोग तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 का जो मेरठ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको बताना है। तो मगध जनपद की जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगिरी हमारा बिहार में जो स्थित है वही मगध जनपद की राजधानी थी। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो संविधान सभा का गठन था वो किसके द्वारा इसकी मांग प्रस्तुत की गई थी, जो कि 1895 में प्रस्तुत की गई थी? तो ये किया था आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की गठन की मांग सबसे पहले 1895 में की थी। इक्थियोलॉजी, यहाँ पे देख सकते हैं इक्थियोलॉजी के अंतर्गत कौन सा अध्ययन आता है ये आपको बताना है। तो इक्थियोलॉजी आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए, इक्थियोलॉजी में क्या आता है? तो इक्थियोलॉजी में आपको मछलियों का अध्ययन आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्थियोलॉजी यानी कि मछलियों का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में जो कालाकोट स्थित है वो किस खनिज के लिए प्रख्यात है ये आपको बताना है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालाकोट कोयला। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक जो थी मेगास्थनीज की से किस शासक के दरबार शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं का में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, उसमें किस शासक के बारे में दर्शाया गया है, उसके दरबार के बारे में, उसके शासन प्रबंधन के बारे में, उसके समय और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में प्रमुख जानकारी किस शासक के बारे में दिया गया है? तो ये दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो है जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और हमारा टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सबसे पहले किसी भी वीडियो की लिंक डाली जाती है और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो कैसर ए हिंद सम्मान से कब अलंकृत किया गया था महात्मा गांधी को? तो ये मैं बताता हूँ आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के उपलक्ष्य में, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के उपलक्ष्य में यहाँ पे कैसर ए हिंद की सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। हुआ क्या था, उस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारतीय सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में भेजने के लिए महात्मा गांधी जी ने ही प्रेरित किया था, इन्हें कि उन्हें जो है प्रेरणा दी थी कि आप लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लीजिए। इसलिए ब्रिटिश सरकार की हेल्प हुई थी, तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, और यहाँ पे 20वां क्वेश्चन बात कर ले तो गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो जो गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है वो कहता है हाफ mv² में, कितना में, हाफ, यहाँ पे हाफ छूट गया है, यहाँ पे हाफ mv² में। ठीक है, हाफ mv² इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग 21वां क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था वो क्यों किया गया था? तो ये इसलिए किया गया था कि साइमन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए यहाँ पे साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, और गाइस एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा बाद में कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, क्यों आया था, और साइमन कमीशन के बारे में टोटल डिटेल में बता दूंगा। साइमन कमीशन पे एक वीडियो बन जाएगी आपकी, साइमन कमीशन पे ही एक वीडियो मैं बना दूंगा, इसमें आपकी साइमन कमीशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो आपके एग्जाम के बाद में बनाऊंगा, जब आपका टॉपिक वाइज चलने लगेगा, आपका हिस्ट्री का टॉपिक निकलेगा तब मैं आपको बताऊंगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है ये बताना है आपको। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो आप देख सकते हैं कि कैलाश पर्वतमाला है। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील जो है आपका, मानसरोवर
मानसरोवर झील जो है वहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो ये आपकी थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कब सरोजिनी नायडू होगी? सरोजिनी नायडू कब होंगी दोस्तों? जब होंगी, जब पूछेगा आपसे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू होगी। और पहली केवल महिला पूछ दे तो एनी बेसेंट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो जो रेबीज रोग होता है वो कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख को तय करता है? तो सरकारी बजट जो है पेश करने की जो तारीख है वो राष्ट्रपति तय करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी। विनोबा भावे जो थे उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो उन्होंने की थी, यहाँ पे देख सकते हैं, पौनार आश्रम महाराष्ट्र से। पौनार आश्रम महाराष्ट्र की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में बदलाव कौन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बदलाव जो है संसद ही कर सकता है, बिना संसद के कुछ कोई नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 330 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो हमको बताना है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये लाला लाजपत राय का अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है पारित करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ आगे 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कौन सा आपको सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ये सही है। कोची प्राकृतिक बंदरगाह है, सही है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा, ये गलत है। और जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। कहाँ पे प्रस्तुत होना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये जो है राज्यसभा में प्रस्तुत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जब हाइड्रोलिक एसिड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा HCl है, HCl का घोल जो है हम अगर लौह चूर्ण में डालते हैं तो क्या होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। क्या होगा? ये हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो देख सकते हैं कि आपका जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या फिर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या फिर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो आपको इसमें बताना ये है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मोहम्मद जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मोहम्मद जाकिर हुसैन थे। ठीक है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है। तो टाइम मैगजीन द्वारा जो 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है वो है आपकी ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो है 2019 में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है उन्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 35वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो गोगाबिल पक्षी बिहार है वो हमारे
कटिहार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोगाबिल पक्षी विहार जो है, गोगाबिल जू हो सकता है उसे, कटिहार में स्थित है। तो आप लोगों में से जो लोग कटिहार में होंगे वो लोग जरूर जाके देखिएगा गोगाबिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो या फिर किसे किया, किन किन को किया गया है ये भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपके जो श्री वेणु श्रीवासन है इन्हें नहीं किया गया है, बाकी सभी को, जॉर्ज फर्नांडिस को किया गया है, सुषमा स्वराज को किया गया है, अरुण जेटली को भी किया गया है। तो पद्म विभूषण जो नहीं मिला है जिन्हें, वो है श्री वेणु श्रीवासन, ठीक है, श्रीनिवासन। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जो वित्त आयोग है उसका गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये 280 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280, ठीक है, अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 38वां की निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुएं देख लेता है। जो निकट दृष्टि दोष वाला होगा वो नजदीक की वस्तुएं देख पाएगा, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। पहले मैं यही समझा देता हूँ कि निकट दृष्टि दोष जो है उसे समझा देता हूँ, और फिर दूर दृष्टि दोष जो है उसे भी समझा देता हूँ। दूर दृष्टि दोष देखिए होता क्या है ना, जो निकट दृष्टि दोष में होगा वो निकट की वस्तुओं देखेगा, जो निकट की वस्तुएं देखेगा दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। और जो दूर की वस्तुएं देख लेगा और निकट की वस्तुएं नहीं देख पाएगा और दूर की वस्तुएं देख लेगा, वो जो है दूर दृष्टि दोष से संबंधित है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता क्या है, बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को देख लेता है किंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। कारण क्या होता है इसका, कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, या फिर लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, या फिर लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। होता क्या है, तो इसमें से आपका सभी होता है, ठीक है। इसमें आपको तीनों होता है, लेंस की गोलाई भी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए ये जो है आपकी तीनों सही हो जाता है, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं फैलता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है ये आपको बताना है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका ट्रैकोमा है वो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं फैलता है। बाकी सभी जो है, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सभी जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। हैजा, प्लेग, ये सारे दूषित भोजन या फिर ये इसके वजह से खाने से, और प्लेग जो है प्लेग वायरस की वजह से भी फैलता है। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग नहीं फैलता है, तो ये आपका ट्रैकोमा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं। हमारा मनुष्य जो मस्तिष्क है, हमारा जो ऊपर का जो देख सकते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो हम जिसे अपना ऊपर रहता है, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है, तो इसमें बंद रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेनियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रेनियम। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम 40 प्रश्न को ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए मैं कल भी वीडियो नहीं लेकर आ पाया था, और आज भी मैं 40 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ, और एक इंग्लिश का सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि आप लोग कमेंट करें सर इंग्लिश, तो इंग्लिश का एक सेट भी प्रोवाइड करा सकूँ, कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।